इस क्वेश्चन में बच्चों आपको बोल दिया गया कि f फाइंड करो। अब f कौन सा फाइंड करना है, इस तरीके का जो आपको गिवन है। इस f को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है इन अदर वर्डिंग भी पूछा जा सकता है आपको कि फाइंड अ लीनियर फंक्शन, find a linear function f of x, okay, which is defined by। तो ये सारा कुछ दिया होगा आपको ना, ये वाली कंडीशन। ओके, मेरी बात समझाई? तो ये कंडीशन आपको गिवन होंगी, बात फॉलो कर गए आप? तो ये वर्डिंग है लीनियर फंक्शन, मतलब अब आपका ये जो फंक्शन था ये लीनियर फंक्शन था, ठीक है ना, ये लीनियर फंक्शन था। इसका मतलब हमें a की और b की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो जो गिवन है उसको देखते हैं हम क्या गिवन है। आपको गिवन है फंक्शन में कि 1 goes to 1, फिर आपको गिवन है 2 approaches to 3, 0 कहाँ पे जा रहा है, -1 पे, फिर -1 कहाँ अप्रोच कर रहा है, -3 पे। आपको पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ब्रैकेट का वो डोमेन का एलिमेंट होता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज का होता है, ठीक है, बात समझाई? तो हम क्या करते हैं, इसके दो सेट बना देते हैं हम। तो इसमें आप पहले डोमेन रख दो 0 -1 फिर 1 3 -1 -3। तो ये फंक्शन है आपका, ओके, फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। अब मतलब ये नहीं कि पूरा सेट इंटीजर होगा, ये उसका एक पार्ट है ना, पूरा सेट इंटीजर उसका एक पार्ट ले लिया, उस पार्ट में क्या है, थोड़े से एलिमेंट हैं जो डोमेन के एलिमेंट है, वैसे ही सेट ऑफ इंटीजर के थोड़े से एलिमेंट है जो रेंज के एलिमेंट है, बात समझाई? तो अब आपको गिवन क्या है इसमें कि भाई 1 तो 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 1 तो 1 को अप्रोच कर गया, ठीक है। अब 2 जो है वो 3 को अप्रोच करेगा, और 0 जो है -1 को अप्रोच करेगा, -1 -3 को अप्रोच करेगा। बात क्लियर हो गई? अब आप ये देखो, ये x को रिप्रेजेंट करता है पहले वाला, तो ये अगर f है तो यहाँ पे f ऑफ x होगा, मतलब ये जो वैल्यूज है ये f ऑफ x की वैल्यूज होंगी, और f ऑफ x बेसिकली क्या होता है, y होता है ना, मेरी बात समझाई? तो अब बच्चों आपको गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस में b। तो अब हम एक काम करेंगे, x की वैल्यूज दे रखी है आपको, 1 बाय 1 करके x की वैल्यू इसमें पुट करते जाओ और f ऑफ x की वैल्यू पुट करते जाओ। ये देखो, अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं कि when x इज इक्वल टू 1, जब x 1 होगा तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस में b। भाई यहाँ तो बन गया a प्लस b राइट में, और f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 जो है आपका वो क्या है बच्चों, वो 1 था, है ना, ये देखो 1, तो ये कंडीशन नंबर 1 बन गई। ऐसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, तो ये बन गया f ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू प्लस में b। तो f ऑफ 2 क्या है, 3 है ना, देखो 2 के ऊपर क्या है 3, तो ये 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस में b, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, एंड टेक द सिंपलेस्ट इक्वेशन टू सोल्व फॉर a एंड b। तो अब आपको एक और मान लो आपके पास when x is equal to 0, अगर f को 0 करेंगे, देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं बार बार यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा आपके पास a इंटू 0 प्लस में b, है ना। तो f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 है आपके पास -1। तो बच्चे -1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स b, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से तो b की वैल्यू निकल गई, है ना, तो b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में या इक्वेशन 2 में पुट कर दो जिससे a की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 भी पुट करना चाहते हो, जरूरी नहीं है, बट ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। when x इज इक्वल टू -1, तो बच्चों f ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस में b, तो -1 पे वैल्यू -3, तो -3 इज इक्वल टू -a प्लस में b, इक्वेशन नंबर 4। अब हम एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू थी ना इक्वेशन नंबर 3 से, आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यूजिंग 3 and 4 we get
आप देखो b की वैल्यू तो -1 है, पुट करो बेटा, -3 इजिकल टू -a प्लस में b की वैल्यू कितनी है -1, तो -3 प्लस में 1 इजिकल टू -a। तो अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी ना, माइनस माइनस दोनों कैंसिल। तो आपके पास अब वैल्यूज आ गई 10, a इजिकल टू 2 एंड b इजिकल टू -1। तो एक a की वैल्यू आ गई और एक b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हाँ एक काम करना है, अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। भाई इक्वेशन 1 और 2 में पुट करो a और b की वैल्यू इफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेटिस्फाइड विद द राइट हैंड साइड। ओके, तो बस आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करें एफ ऑफ एक्स की, वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी कि 2x -1। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया, हमारा फंक्शन आ गया, लीनियर फंक्शन आ गया जो हमें रिक्वायर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात करनी है हमें, एक तो ये ध्यान देना है कि जब आपको किसी चीज को डिस्प्रूव करना होता है तो आपको कोई काउंटर एग्जांपल लेके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इन जनरल डिस्प्रूव करना मुश्किल हो सकता है। ठीक, तो अब आपको ये बोला गया, ये माइक कर लो बच्चों, माइक म्यूट करो आप ना, ईशा आपका माइक म्यूट नहीं है। सर म्यूट है। नहीं है, मैं कर देता हूँ बस। ठीक, let R be a relation from natural number to natural number and R is given by this set। तो अब ये बताना है कि क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको। अब पहले तो मैं R को लिखता हूं यहाँ पे दोबारा से कि भाई जो R है वो क्या है, वो है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A एंड B आर फ्रॉम नेचुरल नंबर एंड A जो है वो B के स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर B 1 है तो A भी 1 होगा, B 2 होगा तो A 4 हो जाएगा। मतलब पहले वाला नंबर दूसरे वाले का स्क्वायर होगा, है ना, ऐसे 9, 3, 16, 4। जो A है वो B का स्क्वायर होगा, वो इस तरीके की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं कंडीशन 1, अगर हम बात करते हैं कंडीशन 1, तो A, मैं कहता हूं R में बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू N, मतलब A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम बात करते हैं, मैं कहता हूं कि सिंस A इज नेचुरल नंबर therefore A कैन नॉट बी इक्वल टू A स्क्वायर। कोई नंबर क्या अपने आप के इक्वल हो जाएगा, अपने स्क्वायर के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे 2 है, 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ 1 ही हो सकता है, बाकी कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, A इज नेचुरल नंबर therefore A कैन नॉट बी इक्वल टू A स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर, एटसेट्रा। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर A ओनली 1, इट इज ट्रू फॉर A इज इक्वल टू 1 ओनली। तो सिर्फ हम उसको नहीं कंसिडर करते जो सिंगल चीज के लिए ट्रू हो। अगर ये ट्रू है तो ये फिर सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए, सबके लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, बात मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सभी नेचुरल नंबर के साथ होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में आपको क्या प्रूव करना है? कंडीशन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि अगर A, B R में है तो क्या B, A R में होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि
let a comma b belongs to R, then by definition of R मतलब रिलेशन यहाँ पे, ठीक है ना, जो रिलेशन आपको गिवन है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ दैट, आपको ये प्रूव करना है कि a जो है वो b स्क्वायर के इक्वल है, मतलब प्रूव नहीं, सॉरी, ये तो गिवन है आपको, क्योंकि R में वही चीज बिलोंग करेगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेगी, ठीक है। अब ये बताओ, अगर a इक्वल टू बी स्क्वायर है तो क्या ये इम्प्लाई करता है, विच अगर मैं बात करूं विच इम्प्लाइज b इक्वल टू a स्क्वायर, इज इट पॉसिबल? अगर मैं लिख दूं कि अगर a b स्क्वायर के इक्वल है तो b a स्क्वायर के इक्वल होगा, ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर पॉसिबल क्या होता है? पॉसिबल ये होगा कि भाई अगर a b के स्क्वायर के इक्वल है तो b जो है वो a का हाफ होगा, रूट होगा, है ना, a की पावर हाफ होगा। मेरी बात समझाई? तो अब हम ये कहेंगे कि ये b इक्वल टू a स्क्वायर जो है वो पॉसिबल नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर। अगर अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम एग्जांपल लेके चलें, मैं कहता हूं कि भाई 4,2 बिलोंग्स टू R। 4,2 की जगह कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब हम लेते हैं 9,3। तो इसका मतलब ये है कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। बट क्या ये इंप्लाई करेगा कि 3 इजिकल टू 9 का स्क्वायर? क्या ये रिवर्स हो सकता है इससे? नो, नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझाई? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर है ना। 3 जो 9 का स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, इसलिए 9 इजिकल टू 3 का स्क्वायर डज नॉट इंप्लाई 3 इजिकल टू 9 स्क्वायर। ओके, मेरी बात समझाई? अगर b a स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो फिर b कोमा a जो है वो R में बिलोंग नहीं करता, तो कंडीशन नंबर 2 जो है वो वेरीफाई नहीं होती। अब कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो कंडीशन 3 है वहां पे पर जो चेक करनी है आपको, वो क्या है? वो ये कहती है कि सपोज a b और c 3 नेचुरल नंबर है जिससे a कोमा b जो है वो R में बिलोंग करता है, b कोमा c जो है वो भी R में बिलोंग करता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि a कोमा c R में बिलोंग करता है या नहीं, क्लियर है? तो आपको ये प्रूव करना है। तो अब हम चलो पहले से बात करते हैं। हम कहते हैं कि सिंस a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, this implies b is equal to a square and this implies c is equal to b square. ओ सॉरी, गलत हो गई, ये वैल्यू गलत हो गई बच्चों। डेफिनेशन जो है वो दे रखी है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, और ऐसे यहाँ पे b इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ठीक है, ये गिवन है। अगर मैं इस कंडीशन नंबर 1 का और इस कंडीशन नंबर 2 का यूज करता हूं, मैं अगर यूज करता हूं यूजिंग 1 एंड 2, तो a इज इक्वल टू क्या होगा भाई? सी स्क्वेयर का स्क्वेयर होगा, विच इज इक्वल टू सी की पावर 4। तो इससे क्या ये पता लगा आपका? दिस इंप्लाइज a इज नॉट इक्वल टू सी का स्क्वेयर। अगर a सी स्क्वेयर के इक्वल नहीं है, क्योंकि a तो c की पावर 4 के इक्वल है ना, स्क्वेयर के इक्वल तो है नहीं। अगर a सी स्क्वेयर के इक्वल नहीं है तो फिर a कोमा c जो है वो बिलोंग नहीं करेगा R में, क्लियर? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन भी बनती है बच्चों, वो कंडीशन क्या बनती है? वो कंडीशन जो है ये जो तीनों कंडीशन के नाम है हमारे पास, ठीक है। पहली कंडीशन जो थी आपकी कि कोई भी रिलेशन है उसमें अगर a कोमा a R में बिलोंग करेगा तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो यानी कि जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ये जो कंडीशन है बच्चों, ये जो पहली कंडीशन है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। सेकंड कंडीशन को बोलते हैं हम सिमिट्री, अगर ऐसा ट्रू हो जाए तो, ओके। और तीसरे को बोलते हैं ट्रांसिटिविटी, ठीक है।
मेरी बात समझाई? तो यानी कि जो कंडीशन है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ही ट्रांसिटिविटी है। क्लियर है ना मेरी बात? हमने 3 कंडीशन फॉलो की, तीनों की तीनों ट्रू नहीं हुई, इसमें मतलब वेरीफाई नहीं हुई। तो इट मींस द गिवन इक्वेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो ये कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं की इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये आप चेक करो कि ये फंक्शन है या नहीं है रिलेशन। अब बताइए कैसे करेंगे आप? आपको एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, और आपको बताना है कि ये जो है आपके पास ये रिलेशन है या नहीं है, ये फंक्शन है या नहीं है। देखो, एक सेट ए है आपके पास और एक सेट बी है आपके पास। तो सेट ए में है 1 2 3 4, सेट बी में है 1 5 9 11 15 16। ठीक है बेटा, और आपके पास जो एफ है फ्रॉम ए टू बी है। तो बात करते हैं 1 किसको गया बच्चों? 5 को, 5 को। ए 1 अप्रोच किया 5 को, 2 किसको गया? 9 को। ठीक, 3 किसको गया? 1, तो 3 गया 1 को अप्रोच। ठीक, फिर 4 गया 5 को, 4 भी 5 को गया, और जो 2 है फिर वो गया 11 को। जो 2 है वो गया 11 को, और 2 9 को भी गया था ना, 2 9 को भी गया था, तो हम इसको ठीक। अब ये बताओ ये रिलेशन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। देखो भाई, एक सिंपल सी बात, ये फंक्शन तो है नहीं है, ठीक है, नॉट ए फंक्शन। अब ये क्यों नहीं है? मैंने आपको ये बताया था कि इसमें अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोला कि कैंची नहीं बननी चाहिए ना, ऐसे इस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ का एक पॉइंट मोर देन 1 पॉइंट को मैप नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे 2 है ना, 2 कितने एलिमेंट को मैप किया इसने? एक 9 को और एक 11 को। मेरी बात समझाई? सिंस एफ हैज डज नॉट हैव यूनिक इमेज, इनको बोलते जो एलिमेंट को ना इमेज बोलते हैं हम, ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और रिलेशन, ये रिलेशन है। क्यों है रिलेशन? क्योंकि एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज मैप्ड सम मेंबर ऑफ सेट बी, एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज मैप्ड विद सम मेंबर ऑफ बी। मेरी बात फॉलो करके, तो रिलेशन तो है, ये रिलेशन है, फंक्शन नोट। ओके, अब आप इसका जो रीजन है वो आप खुद लिखिए, मैंने आपको डिक्टेट करवा दिया है, अब आप बताएंगे खुद, लिखेंगे खुद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। अब ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। जो एफ है आपके पास वो क्या गिवन है? एफ गिवन है आपके पास ए बी, ए प्लस में बी, वेयर ए कोमा बी आर फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो एलिमेंट है आपके पास, ये x है और ये क्या है बेटा? y है। तो यानी कि इसका मतलब ये है, इन अदर वे, तो ये बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू y। ऐसे होता है फॉर्मूला। इसमें a और b है जो दोनों ही इंटीजर है। अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा पेयर चेक कर लेते हैं, एक ऐसा पेयर चेक कर लेते हैं, एक ऐसा नंबर चेक कर लेते हैं जिसकी जो इमेज है वो यूनिक ना हो। अगर ऐसा कुछ प्रूव हो गया तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मैं यूं करता हूं, ऐसे मैं कहता हूं लेट्स टेक ए बी इज इक्वल टू, सपोज मैं ले लेता हूं -6, ठीक है। ए बी क्या ले लिया हमने? -6। देन बस आपको ये डेफिनेशन ध्यान देनी है,
ठीक है, इस डेफिनेशन का यूज करेंगे अब हम, बड़े अच्छे तरीके से देखना। एफ ऑफ ए बी यानी कि -6, हमारे पास क्या है -6, तो मैं -6 को क्या लिख सकता हूं, मैं -6 को लिख सकता हूं दो तरीके से। एक तो मैं लिख सकता हूं इसको -2 × 3, ठीक है, और एक लिख सकता हूं मैं इसको -3 × 2, ठीक है बात। अब अगर हम इस फॉर्मूले का चेक करें जो गिवन है ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो बेटा यहाँ पे ए कितना है, -a प्लस में बी, यहाँ पे भी -a प्लस में बी, तो ये तो बन गया आपके पास 1 और ये बन गया -1। अब देखो -6 does not have unique image, therefore it is not a function, ठीक है, मेरी बात समझाई। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया, thus f of -6 has two values, one value is 1, another is -1, ठीक है, तो यूनिक इमेज नहीं है, therefore not a function, ठीक है। -6 does not have unique image, okay, therefore it is not a function, clear, therefore f is not a function. I think it's clear to everyone. कुछ पूछना बच्चों? अंजलि, खुशी, पूछना बेटा? ईशा, वंश? नो सर। ओके, वेरी गुड। स्पीड ठीक है बेटा, इतनी स्पीड ठीक है, आपको समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अभी इसमें हमें बोला है कि सेट ए गिवन है और एफ ऑफ ए एन इसकी हमें बात करनी है, और एफ ऑफ एन जो है आपको वो गिवन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अब एक काम करते हैं, अब हम पहले तो ये दो सेट बना ली बच्चे हमने, ये बन गया 9, फिर 10, 11, 12 एंड 13। अब एक काम करो, अब प्राइम फैक्टर की बात हो रही है ना इसमें, प्राइम फैक्टर, तो इसके फैक्टर बनाओ 3 × 3, और ये बनेगा 2 × 5, और ये तो खुद बन गया, और ये 3 × 2 की पावर 2 या 2 × 2। एक काम करते हैं, ओवल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गया 2, और 13 का तो 13 ही बनेगा, बात समझाई। और ये फंक्शन जो है बेटा वो f है आपके पास। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे, इसने बोला है कि जो f है मतलब 9 है, वो किसको अप्रोच करेगा, 9 अप्रोच करेगा इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर को। अब इसका जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है, 3 और 3 में से 3, और 2 और 5 में से भाई 5, 11 तो 11 को मैप करेगा, और 3 यहाँ पे, और 2 में से 3, सबसे बड़ा फैक्टर तो 3 है ना, और 13 तो इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात हुई कि भाई f of 9 इज इक्वल टू f of 3 × 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो 3 है। ऐसे ही f of 10 इज इक्वल टू f of 2 × 5, क्योंकि इनमें से 5 बड़ा है, therefore it is equal to 5। ऐसे ही f of 11 इज इक्वल टू f of 11, और ये आ गया 11। तो f of 12 की अगर हम बात करेंगे तो ये f of 3 × 2 × 2 यानी कि 3। ऐसे ही f of 13 की अगर मैं बात करूंगा तो f of 13 इटसेल्फ इज प्राइम नंबर, तो इसलिए तो ये जो वैल्यूज हैं ये इस तरीके की आएंगी। मेरी बात समझ आई? तो ये जो वैल्यूज हैं हमारी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रेंज, तो ठीक है भाई निकाल देते हैं रेंज। अब रेंज जो है वो क्या बनी आपके पास, जो रेंज है वो क्या है, रेंज आई आपके पास, कौन कौन से एलिमेंट मैप हुए, ये हुआ 3, 5, 11, 3 और 13। अब आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहे हैं, सो वी टेक इट 1 टाइम। तो 3, 5, 11 एंड 13 ये आपकी रेंज आ गई।
समझ आ गया बच्चों? अब आपको इस क्वेश्चन बोला गया है कि आप इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करो। अब आप इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करो। तो बच्चों ये मोड फंक्शन है, ये क्या है? मोड फंक्शन है। तो इसका ग्राफ बनाओ। सबसे पहले तो ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो इसकी डेफिनेशन लगाओ आप। जैसे मैं कहता हूँ कि y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मोड है ना यहाँ पे, तो या तो x व्हेन x इज क्या था, पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, या फिर ये रकम जीरो आएगी अगर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, और माइनस ऑफ x अगर x माइनस वन नेगेटिव हो। तो मैंने क्या यहाँ पे डेफिनेशन लगाई, हमने डेफिनेशन लगा दी मॉडुलस फंक्शन की, कि जो मोड x होता है वो क्या होता है, वो होता है x ग्रेटर देन जीरो, जीरो अगर x जीरो पे होता है, x अगर x ग्रेटर देन जीरो, जीरो अगर x इक्वल टू जीरो हो, माइनस x अगर x क्या हो, माइनस हो। तो ये ये डेफिनेशन मैंने लगा दी मोड के ऊपर। तो बच्चों एक काम करना है अब आपने, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस में वन, इन दो का ग्राफ बनाओ जैसे आप क्लास 10th में बनाते थे टेबल बना के। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है ग्राफ बनाने का, ये ध्यान से सुनना आप। आपको मोड का ग्राफ आता है बनाना? मोड का ग्राफ क्या होता है? v होता है, ये मोड x का ग्राफ है। अगर हमने x माइनस में वन करना है तो हमने x को राइट में शिफ्ट करना है। मतलब ये तो जीरो था पॉइंट, अब ये पॉइंट वन पे शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ पे। तो वन पे शिफ्ट करेंगे तो हम ऐसे, इसके पैरेलल ये लाइन हो गई और ये भी शिफ्ट होके इधर आ जाएगी ना लाइन। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो लाइन है अब ये खत्म हो गई और आपका जो ग्राफ है वो तैयार, रेडी। ओके। ओहो, ठीक है बच्चों, ये वन पे आ गई वैल्यू। तो ये जो लाइन थी आपकी, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है और ये इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस में वन है। अब बात करो डोमेन की, बताओ डोमेन क्या होगी? डोमेन तो अब देखो ना, x की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ आप, है ना, y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो डोमेन जो है यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर हम रेंज की बात करेंगे तो है तो ये मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट हो रहा ग्राफ और पॉजिटिव वैल्यू सारी एग्जिस्ट करेंगी, है ना। ये देखो y की वैल्यू जहां पे मर्जी जाओ पूरा y आएगा ना, ठीक है। एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये आपको ध्यान देना है। तो इसके इसकी क्या निकल गई? डोमेन एंड रेंज। ये आपने कल कर लिया था क्वेश्चन।